हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल ऋग्वेद एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम आपका लेसन करा रहे थे। फर्स्ट लेसन आपके साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हमने आपको बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बताई थी, जो कि 7 थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स हम आपको पढ़ा रहे थे। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत हमने आपको उसके रीजंस बता दिए थे कि लूजनिंग हम और टिलिंग हम क्यों करते हैं, मैन्यूरिंग क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था। और उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस बताया था सोइंग का, जिसमें हमने आपको सिलेक्शन ऑफ सीड्स किस तरह से करना है वो एक्टिविटी के थ्रू भी बता दिया था आपको। और दूसरा फिर हमने आपको बताया था मेथड ऑफ सोइंग सीड की, बीजों को बोने का जो मेथड, एक हमने आपको मैनुअल बताया था सोइंग बाय हैंड, और दूसरा सोइंग विद सीड ड्रिल के बारे में बताया था। दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है इसी में हम कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग सीड्स क्या है, यानी बीज को जब हम बोते हैं तो उस समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली इस लेसन के अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ों को बहुत गौर से समझ करके पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। और सामने स्क्रीन में आपको जो है ये भी दिखाया गया है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में दिक्कत ना आए। प्रिकॉशन ऑफ सीड सोइंग सीड्स के अंतर्गत तो इस लेसन के अंदर आपको सारी जो प्रैक्टिस हैं कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी वो कौन कौन सी प्रैक्टिस एक फार्मर के द्वारा की जाती हैं एक अच्छी फसल को उत्पादन करने के लिए। ठीक है, जो मट्टी होती है, सॉयल होती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको मिट्टी से मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताना है। यानी कि खेत को तैयार करना, उसमें बीज बोना, और बीज बोने के बाद से लेकर के उससे अनाज इकट्ठा करके उसका भंडारण करने तक की जो क्रिया है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सब जो हैं हम आपको इस लेसन में बताएंगे। तो द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग सीड्स इन द सॉइल। मिट्टी में बीज को बोने के दौरान हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या रखनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द सीड शुड बी शोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। जब मिट्टी की टिलिंग आप कर देते हैं और मिट्टी की टिलिंग कर देने के बाद जब बीज बोने की बारी आती है तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि बीज को मिट्टी में कितनी गहराई पर बोया जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी गहराई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ज़्यादा आप गहराई पर उसको बो देंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, है ना। अब ये क्या है, तो वही दिया है, पहला पॉइंट आपको दिया, द सीड शुड बी शोन, बीज को बोया जाना चाहिए एट राइट डेप्थ, सही गहराई पर, इन द सॉइल, मिट्टी में, सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, जो कि उसके अंकुरण के लिए उपयुक्त हो। तो इधर सीड्स आर जस्ट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब इसमें पहला क्या है कि अगर उसकी सतह पर ही बीज को छोड़ दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा, द सीड्स विल बी ईटन अप बाय द बर्ड्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादातर बीज जो है चिड़ियों के द्वारा खा लिया जाएगा, तो उत्पादन कम होगा। एंड द सीड्स आर सोन टू डीप, और अगर बीजों को बहुत ज़्यादा गहरा बो दिया जाएगा, देन दे में नॉट जर्मिनेट, तो वो अंकुरित ही नहीं होंगे, बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ, क्योंकि ज़्यादा नीचाई पर क्या है वो सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना। एट ग्रेटर डेप्थ, so the seed should be sown at right depth in the soil, और इसलिए उसको सही गहराई पर बोया जाना चाहिए जो कि उसके अंकुरण के लिए उपयुक्त हो। This right depth is learned by the experience, और ये जो है अनुभव के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा प्रिकॉशन इसमें आता है कि द सीड्स शुड बी सोन एट राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग। एक तो क्या है, सही अंतराल, और उनके बीच की दूरी सही होनी चाहिए। नहीं तो आपको पता है ना, स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी स्कार्सिटी, वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि, और वो सफोकेशन की वजह से भी जो है ना बीज खराब हो जाता है, या तो जर्मिनेट नहीं होगा, और अगर जर्मिनेट होगा भी तो क्या है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं मिलेंगी, है ना, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए उसकी दूरी बहुत जरूरी है। द सीड शुड नाइदर बी प्लेस टू क्लोज, एक तो ना तो वो बहुत ज्यादा पास हो, नॉट टू फार अपार्ट, और ना ज्यादा दूर दूर हो। दिस इज बिकॉज द सीड्स आर शोन टू क्लोज। अगर बीजों को बहुत ज्यादा नजदीक बो दोगे आप, देन प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम
देम विल बी टू क्लोज, तो जो पौधे निकलेंगे वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, एंड विल नॉट गेट एनफ सनलाइट, उन्हें सही मात्रा में जितनी मिलनी चाहिए उतना सूरज की रोशनी, पानी और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी स्कार्सिटी हो जाएगी, उनकी उपलब्धता कम हो जाएगी। देयर इज एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट, और इसलिए क्या है, बीजों के बीच में उपयुक्त दूरी का होना बहुत जरूरी है, ताकि प्लांट्स में ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, कहीं जो है ना गट्ठर ना बन जाए। दिस अलाउज ऑल द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, जिसकी वजह से क्या है, प्रत्येक पौधे को उपयुक्त मात्रा में सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पानी मिलेगा मिट्टी से। दूसरी ओर इफ द सीड्स आर सोन टू फार अपार्ट, अगर उन्हें बहुत दूर दूर बो दिया जाएगा, देन इट विल बी वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस, तो क्या होगा, उतनी जगह खाली रहेगी, उतनी जगह की जमीन की का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, और उन खाली जगह पर संभव हो सकता है कि आपके खरपतवार पैदा हो जाए जो मट्टी से न्यूट्रिएंट वैल्यूज को एब्जॉर्ब कर लें, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा प्रिकॉशन उसका ये है कि द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल, मिट्टी को कभी भी बीज को कभी भी सूखी मिट्टी में नहीं बोना चाहिए। मॉइस्चर द सॉइल नेसेसरी, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है। सो इफ सीड्स आर सोन इन ड्राई सॉइल, इसलिए सूखी मिट्टी में अगर आप उसको बो दोगे तो दे मे नॉट जर्मिनेट ऑल, तो वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल, और ज्यादा गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। इफ द सीड्स आर सोन इन हाईली वेट सॉइल, अगर उनको आप ज्यादा गीली मिट्टी में बो देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद देन ऑन ड्राइंग द सॉइल सरफेस बिकम्स हार्ड, और फिर अगर आप उसको सुखाते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी की ऊपर की सतह बहुत कठोर हो जाएगी, सूख जाने पर मिट्टी की सतह बहुत कठोर हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्ड सरफेस ऑफ सॉइल, और जब उसकी ऊपर की सतह बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी, जर्मिनेटिंग प्ल्यूमूल विल बी अनेबल टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड, तो जो अंदर कोटाइलडन का जो प्ल्यूम्यूल पार्ट होता है, आपको पता है रेडिकल पार्ट जो होता है उसका वो रूट बनाता है कि बीज के अंदर अगर वो डाइकोटाइलडन है तो उसमें क्या होगा कि दो भाग होंगे, और उसमें अंदर जो कोटाइलडन पार्ट होता है, वो कोटाइलडन पार्ट जो कि फूड स्टोरेज करता है अंदर एम्ब्रियो के लिए, उसमें क्या होता है कि दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है जो नीचे जड़ बनता है और दूसरा ऊपर का हिस्सा बनता है, ठीक है ना, पत्ती और तने वगैरह। तो उसमें क्या होता है, आपका जो ऊपर बनता है उसको शूट बोलते हैं, जो ऊपर को जाता है वो शूट सिस्टम आपका प्ल्यूमल पार्ट का रहता है, और जो नीचे रूट में जाता है, जमीन के नीचे जो जड़ें बनती हैं जाके, उसको हम रेडिकल पार्ट बोलते हैं। तो उसका जो प्ल्यूमल पार्ट है जो कि बीज जो कि मिट्टी को फोड़ के ऊपर निकलता है, वो हार्डनेस होने की वजह से ऊपर निकलेगा नहीं। एंड दूसरी बात क्या है, द सीड्स आर नॉट एबल टू रेस्पायर प्रॉपरली, बीज जो है सही तरह सांस नहीं ले पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ एयर, हवा की कमी की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि उसकी सतह ऊपर की कठोर होगी तो हवा प्रॉपर अंदर आएगी नहीं, तो इसलिए वो क्या है, अंदर ही घुट के मर जाएगा। तो ये 4 प्रिकॉशंस थे आपको कि सीड को बोते समय आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आपको? अब देखिए, अब हम देते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सोइंग विद सीड ड्रिल। जब हम सीड ड्रिल मशीन के द्वारा जब हम बीज को बोते हैं, ऊपर वाले जो प्रिकॉशंस हैं ये तो हमें ध्यान रखने ही पड़ते हैं, लेकिन इन प्रिकॉशंस में गलती होती है जब हम उसको मैनुअली बोते हैं, हैंड सोइंग करते हैं, हाथ से बोते हैं तो। लेकिन अगर हम सीड ड्रिल मशीन से उसको अगर हम बोते हैं तो ऊपर वाले सारे चारों के चारों फैक्टर जो हमने आपको बताए थे वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब देखते हैं कि सीड ड्रिल से उसको बीज को बोने में क्या फायदे मिलते हैं। द सोइंग ऑफ सीड्स विद ए सीड ड्रिल हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं उसके, देखिए, बाय सोइंग ए सीड ड्रिल बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल फॉर सोइंग, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने से द सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ, एक तो उसकी डेप्थ करेक्ट हो जाती है एंड करेक्ट इंटरवल और स्पेसिंग, और बीजों के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि फिक्स होती है ना उसकी, पहले से वो डिजाइंड होती है, टेक्नोलॉजी डिजाइंड है कि इतनी दूरी पर ही बीज गिरेगा। द सीड सोन विद ए सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रोज, और क्या होता है कि वो रेगुलर रोज में होते हैं, एक जैसी कतारें बनती हैं उसकी। When the seeds are sown in, तो जब एक जैसी कतारें बनेंगी और तो कतारें क्या है, समान दूरी पर ही होंगी, तो उनका डिस्टेंस प्रॉपर होगा। When the seeds are sown in a furrows of a सीड ड्रिल, जब बीजों को बोया जाता है इन द फरोज ऑफ ए सीड ड्रिल से बनाई गई जो कतारें होती हैं उनमें जब बोया जाता है, सीड गेट कन्वर्टेड कवर्ड बाय द सॉइल, तो सीड उसके साथ ही साथ मिट्टी से ढक दिया जाता है, एंड हेंस दी सीड्स कैन नॉट बी पिक्ड अप, तो उससे क्या होगा, चुगने जो चिड़िया होती हैं उसके बीज को वो चुग नहीं पाती हैं, वो साथ के साथ कवर होती जाती है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड, इससे क्या है, चिड़ियों के द्वारा जो बीज का नुकसान होता है वो बच जाता है। और सोइंग बाई यूजिंग ए ट्रैक्टर ड्राइव एंड सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड ट्रैवल, एक तो समय भी बचाएगा और लेबर कॉस्ट भी बचती है उससे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब हमारे पास आता है
ये तो प्रिकॉशंस हो गया, एडवांटेजेस भी हो गया सीड ड्रिल मशीन से अगर आप उसको बोते हो तो। अब ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। दो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सोइंग द सीड, ज्यादातर जो फसलें होती हैं आर ग्रोन बाय सोइंग द सीड, ज्यादातर यद्यपि ज्यादातर फसलें जो होती हैं वो बीज के बोने से ही होती हैं, जो कि सीधे सीधे मिट्टी में बो दिया जाता है। बट इन सम क्रॉप्स, लेकिन आपको पता है कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जैसे कि चावल हो गया और बहुत सारी जो सब्जियां हैं, द सीड्स आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, तो बीजों को सीधे सीधे मिट्टी में नहीं बोया जाता है बड़े खेतों में। इन द केस ऑफ क्रॉप लाइक पैडी, पैडी की फसल यानी चावल की फसल की स्थिति में, एंड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो एंड चिलीज, मिर्च और टमाटर की स्थिति में, द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, पहले बीजों को बहुत छोटी सी जगह पर बोया जाता है और उससे नर्सरी तैयार की जाती है, एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। और उसके बाद जब उसके छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं विद गुड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब उनको बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू देते हैं तो उससे जब वो पौधे निकल आते हैं छोटे छोटे से, आफ्टर सीड हैज हैव ग्रोन इनटू टीनी प्लांट, और जब जो है बीज जो है छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे क्या है सीड बेड बोलते हैं या नर्सरी बोलते हैं। ओनली द हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग्स, तो उसमें जो अच्छी डेवलप्ड और हेल्दी जो सीडलिंग्स होती हैं, पौधे होती हैं, उनको उखाड़ा जाता है नर्सरी बेड से और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बड़े खेतों में। जैसे आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये पौधों को उखाड़ करके ले आए हैं, अब इसको बोया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स, उन छोटे छोटे अंकुरित जो पौधे होते हैं उनको ट्रांसफर करने की, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड, नर्सरी से मेन फील्ड मुख्य खेतों में, बाय हैंड, हाथों के द्वारा जो बोया जाता है, इसका ट्रांसप्लांटेशन, उसको हम ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, इस ट्रांसप्लांटेशन के दौरान प्रॉपर डिस्टेंस इज केप्ट, समान दूरी रखी जाती है बिटवीन द वेरियस सीडलिंग्स, भिन्न भिन्न सीडलिंग्स में, एंड ऑल्सो बिटवीन द वेरियस रोज ऑफ सीडलिंग्स, और जो उनकी कतारें बनती हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा माउस देखें आप, ये एक कतार है, इसके बाद में फिर ये दूसरी कतार है, फिर ये तीसरी कतार है, ये चौथी कतार है। तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ की और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी समान देखी जाती है। और ये देखिए, ये वाला एक, ये जो मेरा माउस आपको इंडिकेट कर रहा है, ये और इसके पीछे जो लगा हुआ, ये जो आपके पास सीडलिंग्स है, इन दोनों के बीच की दूरी ये समान होनी चाहिए, ठीक है, लगभग। जिससे क्या होता है, एनेबल ईच एंड एवरी प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, जिससे हर एक पौधे को उपयुक्त सनलाइट मिलती है, पानी मिलता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी ग्रोथ, नॉर्मल और हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जो ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया होती है, गिव्स अस मैनी एडवांटेजेस, इससे हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं ओवर द डायरेक्ट सोइंग, सीधे सीधे बीज बोने की तुलना में, विच इज अल्टीमेटली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप, जिससे क्या होता है कि फसल की का उत्पादन जो होता है वो बढ़ता है। कैसे, उसके रीजंस दिए गए हैं, देखिए। पहला क्या एडवांटेज है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन enables us to select only the better and healthy seedlings, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया जो होती है वो योग्य बनाती है हमें कि वो केवल अच्छा और स्वस्थ पौधे को ही कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स के रूप में बोते हैं। बैड सीडलिंग और जो खराब सीडलिंग्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है। दिस सिलेक्शन हाउ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं होता अगर हम सीधे सीधे बीज को बो दें तो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउज बेटर पेनिट्रेशन, और ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, आसानी से पौधे को सही गहराई पर लगाने में कारगर रहती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, और ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है कि जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूमुल पार्ट कोटाइलडन का, वो जो है उसका डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया अलाउ द सीडलिंग टू बी प्लांटेड द राइट स्पेसिंग, वो सही दूरी पर जो है ना आप उसको लगा सकते हो, सो दैट द प्लांट्स में गेट यूनिफॉर्म डोज ऑफ सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्रत्येक प्लांट को सही सही मात्रा में सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। ये उसके बेनिफिट्स है।
द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी क्रॉप्स, और ये ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पैडी क्रॉप चावल की फसल में, एंड इन द कल्टीवेशन मैनी वेजिटेबल्स, और बहुत सारी सब्जियों के उत्पादन में जैसे कि टमाटर और मिर्ची। ठीक है, ये था हमारा सेकंड सोइंग की प्रैक्टिस कि बीज की जब बोने की बारी आती है तो हम उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस किस चीज़ से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, वो चीज़ें हमने इस सेकंड प्रैक्टिस में आपको बताया। ठीक है, तो बच्चों अब थर्ड प्रैक्टिस हमारी जो आती है, जो किसान को करनी होती है, मिट्टी तैयार कर ली उसने, बीज बो लिया, अब उसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया उसे करनी होती है वो होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बोए गए पौधों को या बीजों को मिट्टी से सही न्यूट्रिएंट वैल्यूज मिले, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसे हमने बताया था एनके, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एनपीके। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी से जो कि पौधों को मिलती है। ठीक है, इनको प्राप्त करने के लिए इनकी उपलब्धता मिट्टी में प्रॉपर हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्योरिंग या फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। तो द क्रॉप प्लांट्स नीड ए नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स की पौधों को जरूरत पड़ती है उनके विकास के लिए, विच दे गेट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, जो वो मिट्टी से अपनी जड़ों के माध्यम से लेते हैं। नाउ रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, एक सबसे बड़ी बात यह है जब हम रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रीशियस मटेरियल्स, जब हम एक ही प्रकार की फसल को बोते हैं बार बार एक ही तरह के खेत में, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे मूल्यवान मिनरल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं और जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो मिट्टी से कम हो जाते हैं। ड्यू टू दिस द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस, जो फसल की उपज होती है वो घटती जाती है। सो अनलेस द डिप्लीटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर पुट बैक इनटू द सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जब तक हम, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक हम द डिप्लीटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर पुट बैक, ये जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि वो सभी तत्व जो प्लांट को ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, उनकी कमी को हम जब तक पूरा नहीं करेंगे मिट्टी में समय समय पर, द ग्रोथ ऑफ क्रॉप वुड बी पुअर, तो फसल की जो विकास है, उसका जो विकास है वो घटता चला जाएगा। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी इन द सॉइल इज मेड बाय एडिंग मैन्योर्स, इसको पूरा किया जाता है खाद और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डालने से। अब मैन्योर्स कौन कौन सी हैं? मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, जैसे हमने बोला कि आप गोबर डाल देते हो, पका हुआ गोबर। ए मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, जिसे हाउ डंग बोलते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, प्लांट के रेजिड्यू, प्लांटों के अवशेष होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको अगर हम सड़ा करके जो खाद बनाते हैं वो मैन्योरिंग होती है, वो तो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। विच सप्लाइज एसेंशियल एलिमेंट, जिससे क्या होता है, आवश्यक जो तत्व होते हैं और ह्यूमस जो होता है टू द सॉइल, मिट्टी को प्राप्त होता है, एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल, और उससे फिर क्या होता है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल्स वेस्ट, मैन्योर बनाया जाता है एनिमल वेस्ट से, यानी गोबर से, एनिमल से जो वेस्ट निकलता है, ह्यूमन वेस्ट, इंसानों का जो मल है, एंड प्लांट रेजिड्यूज, और पेड़ों के जो अवशेष होते हैं, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रक्रिया के कार्य से होता है। मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको खा करके मिला देते हैं मिट्टी में, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मैन्योर। अब मैन्योर हम कैसे बनाते हैं? फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट, फार्मर क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, प्लांट वेस्ट जैसे पत्तियां वगैरह उनको इकट्ठा कर देते हैं, इन पिट्स, गड्ढों में, एट ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पर, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज स्लोली, और धीरे धीरे उसको सड़ने देते हैं। डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सम माइक्रोनिज्म, और ये डिकम्पोजिशन का जो काम है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है जो मिट्टी में अवेलेबल रहते हैं। द डिकम्पोज एनिमल एंड प्लांट मैटर इज यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, और फिर ये डिकम्पोज जो प्लांट और एनिमल मैटर जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैन्योर्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अब ये जो मैन्योर्स होते हैं, ये जो प्राकृतिक खाद होती है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं।
एंड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं जिनमें एक ह्यूमस है। रिसाइकल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्ट, ये बायोमास वेस्ट यानी एनिमल और प्लांट के वेस्ट को हम बायोमास वेस्ट कहते हैं, इससे इसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। दो मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि मैन्योर्स जो होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होते। और आपको पता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो है वो 3 हैं। एनपीके मैंने आपको बताया था, पोटेशियम को हम के के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसको आप एनपीपी नहीं बोलेंगे, पोटेशियम का सिंबल के होता है। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो एन, पी और के। बट दे आर रिच इन ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं, जैसे कि ह्यूमस हुआ। दस मैन्योर्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर से क्या होता है, पौधों को बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस मिलता है। एंड दिस ह्यूमस इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, और ये क्या करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिट्टी की सुधार देता है। अब एक मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, वो क्या करेगा, सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा फॉर बेटर टेंशन ऑफ वाटर, है ना, एंड एयरेशन, जिससे हवा और पानी की रिटेंशन उसमें बनी रहेगी। दिस इज बिकॉज, इसलिए कि बीइंग पोरस, क्योंकि ये क्या होता है, पोरस होता है, छिद्र छिद्र से, ह्यूमस कैन होल्ड मोर वाटर। अब ये क्या करता है, पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेता है और हवा को भी, मिट्टी की हवा को भी अपने अंदर होल्ड कर लेता है, जिससे मिट्टी में जो है ना नमी भी ठीक रहती है और हवा की उपलब्धता भी ठीक रहती है, जिससे पेड़ों को पानी की और हवा, ब्रीथ के लिए हवा की कमी नहीं होती। इनफैक्ट मैन्योर मेक्स अप जनरल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और ये इसके साथ साथ में जो जनरल डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में, उसको भी, इसकी भी पूर्ति करती है। ए मैन्योर इज हाउएवर वेरी बल्की एंड वॉल्यूमिनस, ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, बल्की होता है, ड्यू टू विच इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, और इसलिए इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, एंड ट्रांसपोर्ट और ले जाना भी। मोर ओवर ए मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट सफिशिएंट, मैन्योर जो होता है वो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट स्पेसिफिक तो नहीं होता, एंड हेंस इट इज नॉट मच हेल्पफुल, और ये ज़्यादा मददगार भी नहीं होता। मैंने पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर की भी आवश्यकता पड़ती है इस न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैन्योर के साथ फर्टिलाइजेशन भी किया जाता है। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब मैन्योर जो होता है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी उपलब्धता वो करा दे। सो दे आर टू बी सप्लीमेंटेड विद केमिकल फर्टिलाइजर, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, वो एक साल्ट है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, और ये जो है मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। एक केमिकल फर्टिलाइजर रिच इन पर्टिकुलर प्लांट, एक खास प्रकार की फसल के लिए क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत संपन्न होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम है, सम एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स। अब इसमें कुछ हो गया यूरिया, यूरिया नाइट्रोजन की सप्लाई, जहाँ अगर जिस फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और आपको पता है कि, और मिट्टी में अगर आप टेस्टिंग कराएं लैब में जाके, नाइट्रोजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसके लिए यूरिया, क्योंकि ये केवल नाइट्रोजन का सप्लीमेंट है बहुत बड़ा। एमोनियम सल्फेट हो गया, फिर सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया एंड एनपीके हो गया। एनपीके में ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। ये आपके पास मुख्य फर्टिलाइजर है, देख लीजिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके। ठीक है, द केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक केमिकल फर्टिलाइजर कैन प्रोवाइड ओनली नाइट्रोजन, कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर किसी को फास्फोरस की ज़रूरत है तो वो सिर्फ फास्फोरस दे सकता है, किसी को पोटेशियम की ज़रूरत है तो मिट्टी में वो सिर्फ पोटेशियम की वैल्यू दे सकता है। आवश्यकता के आधार पर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वो सप्लाई कर सकता है। द केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हें कंसंट्रेटेड फॉर्म, और वो भी कैसे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। सो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, से मिट्टी में फटाफट उसकी पूर्ति कर देते हैं, एंड रिस्टोर फर्टिलिटी, और उसकी उपजाऊ क्षमता को दोबारा जिंदा कर देते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि पानी में तुरंत घुल जाते हैं। हाई सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में तुरंत घुल जाते हैं। सो दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और इसलिए आसानी से पौधों के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
केमिकल फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्रीज, इनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इजी टू ट्रांसपोर्ट, इन्हें ले जाना आसान है, स्टोर करना आसान है, हैंडल करना आसान है, क्योंकि ये बैग्स में आते हैं। द केमिकल फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब मॉइस्चर वेरी क्विकली, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्योंकि नमी को बहुत जल्दी सोख लेते हैं, सो दे आर पैक्ड इन एयर टाइट बैग्स, इसलिए इनको एयर टाइट बैग्स में रखा जाता है। द केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी सप्लाइड बिफोर सोइंग, इनकी पूर्ति मिट्टी में बोने से पहले, सिंचाई के दौरान और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स या फिर खड़ी हुई फसल में छिड़कने की तरह से होता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प द फार्मर्स, और फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग होता है वो किसानों की मदद करता है टू गेट बेटर यील्ड क्रॉप्स, तो अच्छी फसल लेने के लिए, जैसे गेहूं की फसल अच्छी लेनी हो, चावल की, मक्का वगैरह वगैरह, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव यूज जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। उसके पीछे भी कारण है, वो नुकसान क्यों है, एक्सेसिव यूज क्यों नुकसानदायक है, वो भी आप समझ लें। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, वो क्या करता है, मिट्टी के रासायनिक प्रकृति को बदल देता है, एंड मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, और उसकी उपजाऊ क्षमता को घटा देता है। जैसे कि एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग कैन मेक द सॉइल हाईली एसिडिक, वो मिट्टी को या तो बहुत ज़्यादा तेजाबी बना देगा और एल्कलाइन, या फिर क्षारीय बना देगा, यानी अम्लीय बना देगा या क्षारीय बना देगा। द हाईली एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तब भी उसकी उपजाऊ क्षमता घट जाएगी, और अगर वो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई है तब भी उसकी जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट जाएगी। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स ये काम बहुत करते हैं अगर उनका ज़्यादा उपयोग करेंगे आप तो। इसीलिए ये आजकल आपको पता है कि सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के अंदर लैब बनी हुई हैं जहां पर सॉइल टेस्टिंग होती है। तो किसान अगर अपनी फसल बोने से पहले पूरे के पूरे खेत, एक खेत है अगर 1 बीघा का, तो उसमें है 5 जगह से वो मिट्टी निकाल ले, और 5 जगह से मिट्टी निकालने के बाद में जो है वो उसको ले जाके लैब में टेस्ट कराए, तो उससे ये पता लग जाएगा कि उसकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की, एलिमेंट्स की कमी है, और कितनी मात्रा में कम है, और अगर वो उसके हिसाब से ही है ना, उसके रेशो से अगर मिट्टी में उसको वो मिलाएगा, मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन करेगा, तो उसका एक्सेसिव यूज से वो बच जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि बराबर फसल के बाद में वो फर्टिलाइजर डाल रहा है, पैदावारी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन मिट्टी की टेस्टिंग वो नहीं करा रहा है, जिससे क्या होता है उसकी मिट्टी बेकार हो जाती है, या तो उसकी जो नेचुरल, उसकी जो नेचर है उसका, जो मिट्टी का एसिडिक या एल्कलाइन जो नेचर है उसका, वो नेचर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है वो फसल पर भी इफेक्ट डालता है और मिट्टी को भी पूरी तरह से खराब कर देता है। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन इन पॉन्ड्स, इसके साथ साथ में क्या होता है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी क्या करता है, तालाबों, झरनों, नदियों की में पानी को प्रदूषित भी कर देता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, अब सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर्स, तो हमें कुछ फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक मैन्योर से बदल लेना चाहिए, और लीव द फील्ड फैलो, और खेतों को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए थे इन बिटवीन टू क्रॉप्स, 2 फसलों के बीच में। मैंने फील्ड इज केप्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, अगर उसमें कुछ समय के लिए फसल नहीं बोएंगे आप, इट फर्टिलाइज रिटोज मैन नेचुरली, तो प्राकृतिक रूप से उसकी उपज क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, एक्टिविटी शो द इफेक्ट ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट के विकास में मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग का जो प्रभाव है उसको हम एक्टिविटी के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर ABC आपके पास में 3 पॉट्स लिए गए हैं। इसमें सामान्य मिट्टी है, और पॉट B के अंदर कुछ गोबर डाला गया है, और पॉट C में थोड़ा सा यूरिया डाला गया है। अब इन तीनों में समान मात्रा में जो है ना पानी मिला दिया गया, तीनों में। मूंग या चने की दाल को हमने इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया, ठीक, और एक ही जैसी सीडलिंग्स हमने तीनों में डाली है। अब इनको उठा करके धूप में रख दीजिए आप, ठीक, डेली इनको जो है धूप की जगह पर रखें, पानी दें, और इनके ग्रोथ पर आप को ध्यान से देखें। 7 से 10 दिन के अंदर जो ये सामान्य मिट्टी में था, ये गोबर वाले मैन्योरिंग में था, और ये